अजी बच्चा लोग, तो ये है तुम्हारा एपीटी नंबर 1 एडवांस पैटर्न टेस्ट नंबर 1 फॉर मैथमेटिकल 2। अब इसमें जो क्लास में पढ़ा था, नंबर अच्छे आए कैसे आए इसको डिस्कस करना है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, मोर देन वन चॉइस है, एमसीक्यू था, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी होंगे। इसमें लिखा था कि फॉर द गिवन ग्राफ चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ये लिखा हुआ है वाई डीएक्स, और हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था कि वाई डीएक्स का मतलब है एरिया निकालना है, और इंटीग्रेशन से इजी हो जाता है। इसको अप्रोच कैसे करना है, देखो, पहले 3 से 5 के बीच में एरिया इसमें क्या दिया है उसके बारे में सोचो। तो 3 तुम्हारा यहाँ होगा ना, इस जगह 3 होगा, और यहाँ पे 5 होगा। तो अगर इसका एरिया निकालने के लिए मैं लाइन ऊपर खींच दूं और एक नीचे खींच दूं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया जितना तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा उतना ही नीचे ये एरिया नेगेटिव मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 से 4 में देखो, इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम होंगे। तो अगर इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 1/2 बेस कितना होगा, 3 से 4 जाने में 1, हाइट कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो कोई भी हाइट है, y है, तो ये भी y होगी। नीचे वाले एरिया को निकालोगे तो 1/2 लिखोगे, इंटू करोगे, 4 से 5 तक जाने में बेस 1 होगा। अब नीचे जब इसके इक्वल हाइट लोगे एक पॉइंट पे, तो ये मान लो ये भी y, ये माइनस का y मिलेगा। तो ये एरिया होगा प्लस, ये एरिया होगा माइनस, दोनों आपस में कट गए तो ये 0 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो सही है। आगे इसने लिखा है कि अब 4 से चलो और 0 तक जाओ। इसका मतलब जानते हो, ये जो लिमिट दी जाती है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा मैंने पढ़ाया था। तो जो अपने क्वेश्चन में 4 से तुम्हें चलना है और 0 तक जाना है, बस ये सीखना है। तो एरिया अगर इसका निकालोगे तो 4 से 0 तक का, देखना, पहले 1/2 लिखोगे, फिर बेस कितना है 0 से लेकर 4 तक, 4 बेस हो गया। हाइट कितनी है टोटल, 2 से टॉप यानी 10 तक, तो ये 10, तो ये एरिया आ गया 20। अब तुम्हारा ये डाउट हो सकता है कि एरिया जो ये 20 आ रहा है, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। कहाँ, इस लिमिट पर ध्यान दो, मैं 0 से 4 नहीं जा रहा हूँ, मैं 4 से 0 जा रहा हूँ। मतलब 4 से चलोगे 0 की तरफ ऐसे, तो जो 4 है वो तुम्हारा ओरिजिन बन जाएगा, और जा रहे हो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाने की वजह से 4 की वैल्यू कैसी होगी, -4। यानी इसको लिखना चाहिए 1/2 इंटू -4 इंटू 10, तो 2 ये आंसर आएगा -20। -20 क्यों? क्योंकि अगर 0 से 4 जाते तो हम बेस किधर लेते, 0 से 4 जाने का मतलब है ओरिजिन से राइट साइड 4, लेकिन लिमिट ये कह रही 4 से 0 जाओ, मतलब 4 ओरिजिन मान लो और लेफ्ट में चलो। तो लेफ्ट में चलोगे तो बेस कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, इसलिए ये ऑप्शन भी सही। अब ये सी ऑप्शन में बोल रहा है कि 0 से 4 तक जाना है वाई डी एक्स की वैल्यू, तो जब 0 से 4 तक जाएंगे तो आंसर अभी निकाला था +20 आना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव, नहीं, ये गलत हो गया। अब आगे कह रहे हैं 2 से 8 जाइए, तो जो अपना ग्राफ दिया है उस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आकर 8 है। ये पूरा एरिया नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे है, ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेगेटिव एरिया है वो ज्यादा है पॉजिटिव एरिया से, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का मतलब है कि 0 से कम, तो डी। यानी इसका ए सही है, बी सही है, और इसका डी सही है। तो ये तो हो गया अपना 19 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में बोला गया था कि ट्राइंगल दिया है, दो साइड है, वन इज गिवन, द थर्ड साइड इज। मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कि अगर ये वाली साइड सी हो और ये बी हो और ये ए है, तो जो एंगल के सामने साइड आ रही है उसको अगर निकालना हो तो कैसे समझाया था, ए स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है, और -2ab cos थीटा लिख देना है। ये कब यूज करते हैं, जब ट्राइंगल में राइट एंगल हमें नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे कोई भी एंगल मुझे 90 दिख जाता तो हम उसका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर लेते, पर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ना आए, तो अपने क्लास का याद करो, ये फॉर्मूला कराया था मैंने। जब इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो जो अननोन साइड होगी उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब देख लो, क्या यहाँ ए का वैल्यू मालूम है, यस, 3 का स्क्वायर 9, बी का वैल्यू 2 यानी 4, -2 इंटू 3 2 6, तो ये 6 हो गए। कॉस का वैल्यू 60 है यानी 1/2, ये कैंसिल हो गए।
यहाँ से आ गया 13 और माइनस का 6, तो ये वैल्यू आ गई 7। एक वैल्यू तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रही है, कितनी आएगी? तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वैल्यू 7 दिखाई दे रही है। अब 7 में ये याद रखना, ये c स्क्वायर इक्वल टू 7 आ रहा है, तो c का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 7। तो सबसे पहले जैसे ये सॉल्व करके गए डायरेक्ट फॉर्मूले पे, एक आंसर तो दिख गया कि मेरा जो डी ऑप्शन है वो तो सामने सामने दिख रहा है, पर ऐसे क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होते हैं। अब इसमें ये देखा गया, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं, रूट 7 का वैल्यू 49 नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। क्या 7 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये रूट 7 नहीं हो सकता। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है? 7 का पावर 1। अगर मैं इसको देखूं तो 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो 49 वैल्यू तुम्हें दी गई है ना, तो इस ये तो होंगे नहीं, ये भी होंगे नहीं, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और इस पर टोटल पावर दिया है 1/4। तो ये 2 से 2 देखो कट गया, लास्ट में आ गया 7 रूट का फिर से। तो ये वही वैल्यू लिखी हुई है जो तुमने ये रूट 7 निकाला है, वही 49 रूट 1/4 का वैल्यू होगा। तो हो सकता है जल्दी में तुम छोड़ जाओ, तो इसका सी ऑप्शन भी सही होगा। तो इसके आंसर हो गए सी और डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 टाइप का हम लोगों ने क्लास में भी करा था। इसको देखो कैसे हैंडल करते हैं। जैसे y का वैल्यू दिया हुआ है, y दिया है अंडर रूट कॉस, तो यहाँ पर पहले लिखो कॉस। इस अंडर रूट का मीनिंग क्या है कि कॉस पर पावर 1/2 दिया हुआ है, और आगे बढ़े जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर भी 1/2 दिया हुआ है। तो रूट रूट लगे थे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस पर अंडर रूट था, इसका मतलब 1/2। एक्स पर अंडर रूट था, मतलब 1/2। डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, तो रूल ये कहता है कि फंक्शन अगर दिया है तो पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले पावर का 1/2 रहेगा कॉस, और यहाँ पर आएगा 1/2 -1, क्योंकि n(x(n-1) होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई टच नहीं करोगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा? अब फंक्शन का कॉस का क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन और x की पावर 1/2। ये किसका हुआ? कॉस का। फिर किसका नंबर आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1/2 का, तो इसका होगा 1/2 पावर के अकॉर्डिंग, ऐसे 1/2 -1। फिर किसका नंबर आएगा? x का, तो x का होगा 1। ये इसको सॉल्व करने के बाद दिखाई दे रहा है। अब देखना, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो दोनों को पहले इधर लिख दो 1/4। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी पावर की माइनस की 1/2 कैलकुलेट करने के बाद। 1/2 -1/2, तो इस कॉस को मैं नीचे ला सकता हूँ। तो नीचे आने पे 1/2 का मतलब अंडर रूट है, तो ऐसे लिख दो, और साथ में ये पावर 1/2 है, इसको भूलना मत, ये लो। ठीक, इसके बाद इनटू में यहाँ पर क्या मिला हुआ है? एक माइनस का साइन है, यहाँ लगा दो, और साइन x की पावर 1/2 भी आ रहे हैं। इंटू 1/2 तो हम लोग लिख ही चुके हैं, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा x की पावर -1/, आया। थोड़ा सा और अगर अच्छे से देखो तो माइनस का 1/4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में साइन को इस टाइप से लिख सकते हो कि साइन अंडर रूट एक्स। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये आ रहा है रूट ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, और इनटू ये जो माइनस का पावर है इसको नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा 1/√x। अब इसको देखो, ये इस टाइप का तुम्हें आंसर दिखाई दे रहा होगा, दोनों में रूट एक्स में यहाँ। इसमें जब साइन अंडर रूट एक्स और होल अंडर रूट कॉस रूट एक्स तक पहुंच जाओगे, फिर अपने ऑप्शन की तरफ देखोगे कि क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कॉट भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है, ये साइन भी आ रहा है, ये तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लगा यार ये ऐसे तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये वाला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। माइनस साइन भी है, रूट साइन एक्स भी है, फोर भी है, अंडर रूट एक्स भी है, और ये साथ में लिखा हुआ है। तो ये वाला तो मैच कर गया, तो एक ऑप्शन तो सी हमारा सही हो गया। यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे सारे बच्चे। अब इसमें सोचो, क्या इस वेरिएशन को मैं ए में, डी में या बी में चेंज कर सकता हूँ? ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन में -1/√x, ऊपर लिखा हुआ है साइन रूट एक्स,
यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट कॉस और रूट एक्स। अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखना, अगर इस जगह अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा साइन अंडर रूट एक्स का, क्योंकि अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि साइन अपॉन कॉस, ये वाले जो दोनों वैल्यू है ये 10 में बदल जाएंगे। इसको लिख सकते हो -1/4 रूट एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस ये बन जाएंगे 10 रूट एक्स, और ये रहेगा अंडर रूट। लेकिन अभी ये दोनों बचेंगे। अब इसके ऑप्शन की तरफ जब जाओगे तो देखना यहाँ पे साइन है, और ये है साइन पर पावर 1/2, तो इसको लिखना होगा साइन रूट एक्स। साइन पर इस पर कितनी पावर है अभी? 1। ये जो पावर है ये वाली साइन पर, इसका भी यूज नहीं हुआ है, तो इस पर एक अंडर रूट लगा हुआ है, तो वो पावर होती है 1/2। इस साइन की पावर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 1/2, लिख सकते हैं ऐसे। तो अब इसी को और आगे बढ़ाओ और लिखते चले जाओ। इसको सॉल्व करोगे तो साइन का पावर आएगा प्लस का 1/2। तो लास्ट में इसका आंसर क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर 10 होंगे, और ये रूट एक्स होगा, डिवाइड बाई 4 रूट एक्स होगा, इनटू ये साइन का जो पावर है इसके लिए अंडर रूट लगा सकते हो, और एक अंडर रूट यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू बन के देखिए सामने आ रही है। अगर इस वैल्यू को एक बार नजर डालोगे देखना, तो ये तुम्हारा एक ऑप्शन और दिखाई देगा। माइनस साइन तो चल ही रहा था, तो माइनस भी है और बी ऑप्शन भी सही है। तो 21 क्वेश्चन का जो आंसर सही था वो था बी और सी। इसमें तुम्हें समझाया ये जा रहा है कि एक आंसर तो आसानी से मिल रहा है, दूसरे आंसर को ढूंढने के लिए तुम्हें टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर अच्छा है, मोर देन वन चॉइस। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, जी एक्स का फंक्शन कॉस में है, एच एक्स ये दिया हुआ है, और ये जो ऑप्शन बने हुए हैं इसमें कहा गया है बताइए सही कौन से है। तो एक चीज करके देखते हैं, जैसे ज्यादातर आंसर में देखो एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स लिखा हुआ है, तो ये हमें हिंट कर रहा है कि पहले आप फंक्शन ऑफ एच एक्स को देखो। एच एक्स का वैल्यू है कॉस 2x, तो कॉस 2x को लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री से कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को जी एक्स में बदल सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स में यानी एफ एक्स में ले सकता हूँ, ये हिंट मिल गया। तो क्यों ना एक बार आंसर ध्यान से देखो, एफ एक्स में भी दिख रहा है और जी एक्स में भी दिख रहा है। तो चेक करो कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो केवल और केवल साइन का है। इसका मतलब है ऊपर जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसा डेविएट करो कि सिर्फ साइन दिखाई दे, कॉस ना रहे। तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखना 1 माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। साइन एक्स अकेला एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर दो? क्योंकि एफ एक्स अकेला साइन एक्स के इक्वल है, अपनी वैल्यू साइन के स्क्वायर में आ रही है, इसलिए फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में है? देखिए ये सी, ये वाला सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एक तो आंसर हमें मिल गया कि मेरा आंसर सी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन साइन में भी था और एक कॉस में भी था, ये तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि इसमें कहीं साइन ना रहे, तो कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको बदल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सोचो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ तो अकेला कॉस एक्स किसके इक्वल है? अकेला कॉस एक्स है जी एक्स यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स के इक्वल। पर कॉस पर तो स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर लगा दो, आगे -1 है लिख दो। ऐसा देखो कहीं लिखा है क्या? ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन को शो कर रहा है, ये सी को, तो इसके आंसर होंगे सी एंड डी।
यानी 22 नंबर के 2 आंसर सही हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका समझ आया कि पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था मैंने उसको पकड़ा, ट्रिग्नोमेट्री से तोड़ा, फिर देखा मेरा कॉस भी आया, मेरा साइन भी आया। तो एक फंक्शन साइन में दिया था, एक फंक्शन कॉस में दिया था, दोनों को नंबर से तोड़ के और सेट कर दिया। अब चलते हैं 23 पर। 23rd में द वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया है और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होगा वो वैल्यू पूछी जा रही है। मैंने क्या बोला था, जो भी फंक्शन दिया जाए उसका एक डेरिवेटिव निकाल दिया करो। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट किसको, 7x5 माइनस 35x प्लस 12। अपना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी फंक्शन दिया हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा, दोनों ही केस में फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आएगा 35x की पावर 4 माइनस का 35x का हो जाएगा 1, 12 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होगा 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 35 इज इक्वल टू 35, 35 कैंसिल हो गए, x की पावर 4 का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 1। अब ये x की पावर 4 का वैल्यू जो 1 है, इसको और क्या लिख सकते हो, देखना ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से मैथ आ रही है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट से। एक बार ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार इसको माइनस करेंगे इक्वल टू 0। तो पहला, जब इसको 0 की तरफ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1। तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1। यानी अगर दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास एक वैल्यू आ रही है, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 में आएगा, ये आइडेंटिटी पड़ी होगी। अब एक्स के अपन लोग के पास दो वैल्यू आ रहे हैं, एक +1 और एक -1। यहाँ से हमने ये तो देख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो हम रख सकते हैं, उस पर मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। लेकिन कब मिनिमा होगा कब मैक्सिमा होगा, इसके लिए क्या बताया था मैंने, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ ये जो वैल्यू आई इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो दोबारा करोगे तो ये 35 पावर है 4 और x की पावर 4 का करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और 35 का हो जाएगा 0। तो हम लोगों के पास अगर मैं इसको 4 5 जा 20, तो ये आ गए 140 और एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई सेकेंड डेरिवेटिव की। अब x की दो वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं इसमें x प्लस 1 रख दूं तो मुझे मिलेगा 140 सेकेंड डेरिवेटिव जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है यानी पॉजिटिव आती है तो मिनिमा को शो करती है, तो ये बताएगा मिनिमा को। यानी x इक्वल +1 जो पॉइंट होगा वो किसका होगा, मिनिमा का। लेकिन इसी वैल्यू में अगर x का वैल्यू -1 रखोगे तो 140 x की जगह -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। सॉल्व करने के बाद ये आएगी -1 अपॉन सॉरी 140 और माइनस साइन ये बता रहा है कि ये 0 से कम है क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू किसको शो करती है, मैक्सिमा को शो करती है। तो क्या मालूम पड़ गया, इसमें पूछा था गिव द मैक्सिमा और मिनिमा, तो +1 पर मैक्सिमा होगा, +1 पर मिनिमा आएगा और -1 पे मैक्सिमा आएगा। तो इस बेस पर अगर मैं अपने आंसर सिलेक्ट करूं तो बी भी सही होगा। बी किसको बताएगा, +1 मिनिमा को, -1 किसको बताएगा, मैक्सिमा को। ये 0 भी यूजलेस और डी भी यूजलेस। इस प्रॉब्लम का अपना आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी। ये था 23। अब चलते हैं 24 को। 24 नंबर क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात हो रही है। तो कैसे होगी, देखो, जैसे यहाँ पर है कि एक वेक्टर यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है, उसमें एंगल निकालना मैंने कैसे समझाया था कि जो एरो से एरो दिए जाए ना उनको आगे एक दूसरे से बढ़ाते जाओ और एंगल की वैल्यू आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 105। तो मैं अगर ए के एंगल पे ध्यान दूं तो ए का एरो ऐसे जाएगा, ये अपना ओरिजिन है, और जो बी है यहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस की बनी हुई है, बी के एरो को ऐसे बढ़ाइए, ये एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ की गई है। ये एंगल कितना दिया हुआ था, 30।
तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 30। इसी टाइप से बी वेक्टर यहाँ से आ रहा है, ये एंगल क्वेश्चन में देखो तो दिया है 45 डिग्री। इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई के बीच में तो 90 होगा, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होना चाहिए 45। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो 30 ये है, पर इन दोनों के बीच में तो 90 होता है, तो ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। अब मुझे मेरा पर्पस ये नहीं है, मेरा पर्पस है कि बी का जो डायरेक्शन है ये और ए का डायरेक्शन है ये, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो ए की डायरेक्शन को आगे बढ़ा दो, बी की डायरेक्शन को बढ़ा दो, और ये एंगल दोनों कितना है 45 यहाँ से 60 यहाँ से, तो ये बनता है 105। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, यहाँ से पहला हमें मिल गया। अब पूछा गया था कि एंगल ए और सी के बीच में कितना होगा। सी वेक्टर देखो कहाँ है, इसी पे देख लो। तो ये ए वेक्टर को फिर से एक बार बना लो। ये ए वेक्टर हमारा इधर जा रहा है, मैंने क्या सिखाया, एरो से एरो की तरफ जाना है। सी वेक्टर ये है, सी वेक्टर का एरो देखोगे तो ये ऊपर ये जा रहा है। अगर मैं इस सी के एरो को आगे बढ़ा दूं ऐसे, अब मुझे इस ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो ये एंगल चाहिए, ये वाला ए और सी। अब ये एंगल आएगा कैसे, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, बीच में ये एंगल देखो तुम्हें कितना दिया है 60। तो जहां से ओरिजिनली सी जा रहा था, और ये देखो ये वाला एंगल मुझे पहले से पता था 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अभी अभी निकाला है, ये देखो ए का कितना है 60, वो मैं निकाल ही चुका हूँ पूरा 60। तो दोनों के बीच के एंगल को अगर ध्यान से देखो तो ये 150 तुम्हें दिखाई देगा। क्यों, ये एंगल कितना है, ये वाला ए और सी के बीच में 30 है ना। कैसे पता, ये मैंने निकाला है, देखो ये 30 था तो ये 30 है, तो ये 30 है। अब ये एंगल पूरा कितना है, ये तो 90 है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों 90 है, क्योंकि ये y है और ये x है, तो ये 90 हो गया। अब मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो मैं दोनों के, इसका डायरेक्शन c का और a के डायरेक्शन का ये पूरा एंगल बता सकता हूँ। अब ये मिलेगा कैसे, तो उसके लिए तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, सी और ए के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ के बीच में 30 है, ये देखो ये 30 है, तो ये एंगल भी हुआ 30। अब ये तीनों एंगल जरा ऐड करो, तो 30 प्लस 90 प्लस 30, तो ये बनेंगे 150। ए और सी के बीच का एंगल भी आ गया 150, यानी बी ऑप्शन भी सही था। अब बी और सी के बीच में एंगल और बताना है, तो बी और सी में देखो कहाँ है बी, ये बी है। एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, देखना, ये बी का एरो था, तो इस एरो को लेकर हम लोग ये बढ़ गए आगे, ठीक। अब दूसरा मुझे चाहिए सी, सी का कहाँ पर है, सी का एरो ये जाएगा, अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये सी ऐसे आ रहा है, तो मुझे जो एंगल चाहिए वो ये एंगल चाहिए। अब देख लो, अब ये एंगल बी के बीच का मैंने एंगल निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे कितना था 45, ये एंगल मुझे पहले से पता है कि ये 45 है। अब इस एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल मालूम पड़ जाए तो अपना काम हो सकता है। तो सी और ई के बीच का जो यहाँ पर देखो ये 60 तुम्हें दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है 60, तो ये एंगल कितना होगा 60। पर अपना पर्पस क्या है, बी की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन के बीच में, तो सी का डायरेक्शन ये ऊपर गया, बी का डायरेक्शन ये नीचे गया, तो ये एंगल चाहिए ये पूरा, ये है 60, ये है 45, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 105, यानी ये सी ऑप्शन भी सही है। लेकिन फिर लिखा है बी और सी के बीच 90, जो कि गलत है क्योंकि हम लोगों ने 105 निकाला। तो इस प्रॉब्लम का आंसर सही हुआ ए, बी और सी। मतलब एक सिंपल था कि एरो से एरो आगे बढ़ाते जाओ और उनके बीच का एंगल तुम्हें ढूंढना था बस। अब चलो 25 पे, इसको बहुत जल्दी स्पीड में कर सकते हो। देखो 19 पाई/3 किस क्वाड्रेंट में होगा ये पूछा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 18 पाई प्लस पाई, अभी भी तो ऊपर 19 पाई है और डिवाइड बाई 3 था, तो 3 को अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 पाई और ये आएगा पाई/3। अब देख लो 6 पाई का मतलब क्या है, एक, अगर एक राउंड पूरा लगाऊंगा तो कितना आया 2 पाई,
दूसरा राउंड अगर मैं फिर से यहाँ पे लगा दूं तो फिर कितना हो गया 2 पाई, ठीक। फिर एक राउंड यहाँ पे पूरा कर लो तो इसमें 1 पाई और जोड़ दो, तो 2 पाई 6 पाई हो गए पूरे। 3 राउंड के बाद पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ 180 डिवाइड बाई 3 यानी 60। तो इससे थोड़ा और ऊपर चलना है और यहाँ पे जाके रुक जाना है। ये एंगल कितना होगा 60 यानी पाई बाई 3। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये लाइन आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन आ रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा और ये सिंगल चॉइस है, दूसरे ऑप्शन तो दिखेंगे नहीं। हो गया। वही ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई गई थी उसके अकॉर्डिंग दिमाग कितना चलाते हो वो चेक करना होता है। चलते हैं 26 पर। 26 में ट्रिग्नोमेट्री का ही है सेक 15 पाई अपॉन इसका वैल्यू, तो यहाँ से पहले इसको काट दो। हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी सेक 5 पाई। अब इसको ऐसे लिख दो सेक और 5 पाई है ना, तो एक बार ऐसे लिख दो 4 पाई प्लस 5, थोड़ा आसान लगेगा। अब सोचो कि ये वैल्यू जो लिखी है मैंने अलग से, इसको मान लो थीटा है, ठीक। यहाँ पर पाई के साथ में कोई भी नंबर हो तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये फंक्शन भी रहेगा सेक और ये पाई भी रहेंगे। अब तुम्हें ये देखना है कि 4 पाई का मतलब जो पाई है ये किस क्वाड्रेंट में आगे जाएगा। तो पाई का मतलब था 180 और 4 पाई का मतलब 1 पाई और फिर 2 पाई फिर 1 पाई, यानी ये किस क्वाड्रेंट में होगी तुम सेकंड में। सेकंड में किसका फंक्शन पॉजिटिव होता है, वो है साइन, पर कॉस तो नहीं होता, तो माइनस सेक पाई आ गया सेक, और पाई का मतलब 180, तो इसको 90 प्लस 90 लिख दो। अब ये 90 आ गया तो ये फंक्शन चेंज होगा। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉसिक थीटा की जगह 90 लिखा हुआ है, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉसिक 90 का भी वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए माइनस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया हमारा -1। सिंपल टिग्नोमेट्री। देन क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इसमें 27 नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डिफरेंशिएट करो, 3 sin x है तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन। आगे मैक्सिमम हो या मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख सकते हैं, तो ये बनेगा 3 cos x माइनस 4 sin x। साइन x को इधर ले आओ, तो इधर अगर साइन को ऐसे लाते हैं साइन x और साथ में है 4, इधर रह जाएंगे 3 cos x। cos x को लेफ्ट में ले जाओ तो बन जाएगा 10x और ये आएगा 3/4। ट्राइंगल मैंने बताया हुआ था कि अगर इस टाइप का ट्राइंगल बना हो, यहाँ पर वैल्यू 4, यहाँ पर वैल्यू 3 और यहाँ पर 5, तो देखो 3/4 आ रहा है। 3/4 ये कब आता है, जब मैं यहाँ पर वैल्यू कितनी बताई थी 37। तो तुम लोगों को ये पता चल गया कि x का वैल्यू 37 होगा। अगर x 37 है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यहाँ पर 3 sin x है, 3 इंटू साइन एक्स, एक्स का वैल्यू 37 निकाल चुके हो, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5 प्लस आगे लिखा है 4 cos x, क्योंकि जो वैल्यू हमने निकाली है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, चाहे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों वैल्यू, कहने का मतलब ये मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, अगर x का वैल्यू 37 रख दोगे तो ये फंक्शन मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। पर क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम बताओ, तो वैल्यू तो वही डालनी है 4 cos x। cos 37 का वैल्यू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, तो ये बन जाएगा 9/5 और यहाँ हो जाएगा 16/5। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25/5, तो आंसर आएगा ओनली 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 27 का हो गया सी। अब आगे 28 में देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू एफ डैश पाई/6 का बताना है। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -cos2x। इसको छोटा कर दिया, ठीक। फिर इसने कहा है कि एफ डैश निकालो, एफ डैश एक बार डैश लगा है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इस cos2x को डिफरेंशिएट करो, माइनस
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x। अभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया साइन और 2x बचा हुआ है, तो 2x का करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर बचेगा 2 साइन 2x। और आगे चलो 2 साइन 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना दिया गया है, π/6। π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ 30 ये होगा 2 साइन 30 इंटू 2 यानी 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ गई √3। अब इसमें चेक करो √3 कहाँ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा 27 हो गया, 28 हो गया। इसमें मैंने क्या सिखाया, वही थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री। अब ये तुम पूछोगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर cos 2x होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे ये फटाफट होता जाएगा। अब जैसे 29 पर आओगे, यहाँ लिखा है x³ माइनस 2x, x इक्वल 1 इज इक्वल टू, स्लोप बताना है। स्लोप मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या होता है, dy/dx, इसी को स्लोप बोलते हो। तो dy/dx जैसे ही लिखोगे कि यार स्लोप सर ने बताया था dy/dx इक्वल tan थीटा होता है, या स्मॉल m से लिखो, तो dy/dx लिखते ही याद आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x और 1 का 0, ये आ गया स्लोप। कितनी वैल्यू x की रखनी है, 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1, तो 3 से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा, जो इसका भी ऑप्शन बी हो गया। तो 29 का हो गया बी। अब चलते हैं 30 की तरफ। अब देखो ये 30 नंबर, इसमें पूछा था कन्वर्ट 9 डिग्री इंटू रेडियन। मैंने क्या बोला था कि x डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 इंटू एक्स किया जाता है, x डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना था, π/180 इंटू 9 डिग्री। ये देखो, तो 9 डिग्री 9 2 जा 18 होता है, तो ये होगा क्योंकि 0 भी 180 डिग्री है तो π/20। कितने आसानी से डी ऑप्शन पता चल गया। लेकिन ये पता तभी चलेगा जब ये फॉर्मूले याद होंगे। तो 30 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी। अच्छा, अब इसमें पूछा गया है सैडेड एरिया का ग्राफ बताइए, y इक्वल 3x स्क्वायर है। मैंने इंटीग्रेशन डेफिनेट में क्या बताया था, y dx करना होता है। कहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, एंड पॉइंट कहाँ पर है, a। अब बस क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है 3x स्क्वायर, 3 को बाहर करो, x स्क्वायर dx 0 से a, तो ये हो गए 3। यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो यहाँ भी एक 3 आएगा, अंदर बचेगा x³ लिमिट होगी 0 से a, तो 3 से 3 कट जाएंगे, a³ माइनस 0³ तो आंसर आ गया a। तो ये हो गया हमारा a³। कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है a³। ये भी खत्म। अब चलते हैं 32 पे। 32, द रेडियस आर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज विथ टाइम। अच्छा, रेडियस जो है सिलेंडर का वो टाइम के साथ 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, मतलब dr/dt का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है तो ये चेंज का ये ऐसे। एंड हाइट डिक्रीजेस विद द टाइम एट ए कांस्टेंट रेट। हाइट dh/dt डिक्रीज कर रही है कितने से, 3 मीटर पर। डिक्रीज का मतलब माइनस कर दो, कम हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर एट टाइम व्हेन रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 3 and 2 दिया हुआ है। रेडियस का वैल्यू 3 मीटर, हाँ, और हाइट है 2 मीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, πr²h। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन में ये सोच के बनाया गया कि यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि दो फंक्शन है, क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज, हाइट भी चेंज, तो दो वेरिएबल हो गए। जब इसका वॉल्यूम में निकालना है टाइम के साथ चेंज, dv/dt, तो पाई कांस्टेंट है, अंदर आपके पास दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया, कि जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई भी हो, दोनों चेंज भी हो रही हो, यानी दो वेरिएबल, और दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई भी हो, रेट ऑफ चेंज निकालना हो, मतलब डिफरेंशिएट करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट अगर करोगे, या इसको छोड़ दो और पहले h का कर दो, तो dh/dt प्लस, अब h को छोड़ दो
आर स्क्वायर का करोगे तो पहले पावर के अकॉर्डिंग और फिर आर का डी आर ओवर डी टी। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के बाद अब इसमें बस वैल्यू डालनी है। पाई रेडियस कितना दिया हुआ था 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, डी और डी और डी टी डिक्रीज कर रहा है तो -3 लिखा जाएगा, -3 प्लस एच का वैल्यू दिया था 3, 2 इंटू आर का वैल्यू नहीं, हाँ एच का वैल्यू दिया 2, यहाँ पे भी गलत हो जाता 2, 2 इंटू आर, आर का वैल्यू है 3 और डी आर ओवर डी टी का वैल्यू है 2। बस वैल्यू ही तो रखनी थी। तो यहाँ से देखो पाई ये हो गया -27 और प्लस 3 2 जा 6 यानी 24। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 पाई मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा और पर सेकेंड होगा। तो इसका ये देखिए बी ऑप्शन तुम्हें दूर से दिखने लग जाएगा कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें सीखने वाली बात ये थी, दो वेरिएबल दोनों चेंज हो रहे, तो प्रोडक्ट रूल से करके जो वैल्यूज दी गई थी उसको लगाना था, बस करो। अब चलते हैं नेक्स्ट 33 पर। ये बिल्कुल एक पैसिव बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो कैसे आते हैं। पैराग्राफ में जैसे लिखा है y1 का वैल्यू sin 4x स्क्वायर, y2 log x क्यूब, तो dy1 ओवर dx बताओ और dy2 ओवर dx बताओ। तो y1 में को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। साइन है पहले फंक्शन, तो साइन का होगा cos। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो यहाँ पर आएगा 8x, फिर x का करोगे 1। तो देख लो 8x भी आएगा, cos 4x स्क्वायर भी आएगा। तो ये ऑप्शन ए सही। ये तो यहीं पे खत्म हो गया, इतना आसान था। 33 अब y2 को x के रिस्पेक्ट में करो। तो y2 को x के रिस्पेक्ट में पहले आएगा log, log का होता है, log एक फंक्शन है तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है x क्यूब, फिर करोगे x क्यूब का तो ये होगा 3x स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल कर दो तो बचेगा कितना 3/x। देख लो कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। तो 34 का हो गया बी, खत्म। अब चलते हैं 35 पर। 35 और 36 में ये लो, इसमें देखो एक इक्वेशन दी है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे भी 9th में पढ़ा, ये पोजीशन का इक्वेशन है। पोजीशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को करो तो एक्सेलरेशन आता है। वही चीज यहाँ प्रैक्टिस कराई गई है। इसमें कहा गया है कि डिफरेंशिएशन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसको टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इधर लिखोगे ds और dt, राइट हैंड साइड में u तो कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में 1। यहाँ से देखो हाफ ए कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा u प्लस ए टी। तो ये बी ऑप्शन हो गया। फिर इसने कहा कि जो ये तुम्हारा रिजल्ट आया है एबव, इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करिए। तो फिर कर लो, u कांस्टेंट है 0 हो गया, a बचा, t को t के रिस्पेक्ट में किया 1 तो क्या रह गया ओनली a यानी एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। तो ये था हम लोग का पेपर नंबर 1। इसको आराम से देखो, नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो तो फिर क्लास में पूछना, पहले देख लिया। अब इसके बाद पेपर 2 करूंगा कल, तो वो आएगा तुम लोगों के पास।